मित्रों, नमस्कार। हम लोग ह्यूमैनिटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन को समझ रहे थे जितनी दूर तक हम लोगों की दृष्टि जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों की दृष्टि आर्कियोलॉजी, ओशनोग्राफी, जेनेटिक्स, आदि विषयों के इवोल्यूशन के बाद which became the branches of anthropology. So last couple of decades have been very unique in this aspect, and we got very unique understanding of our recent past. Recent past means history. And as we know, our languages started evolving around 4,000 years back. Languages means alphabetic. Before that, it was only coniferous or symbolic language scripts. So Aramaic was the oldest script, dating back to 1800 BC. And since then, whatever written records we found from Mesopotamia, Gilgamesh. Gilgamesh, by the way, is not alphabetic, it is coniferous. To Assyrian, Turkey, hieroglyphic of Egypt. All these scripts have been deciphered, right? Only Indus script has not been deciphered. So with the linguistic, genetics, we studied the migration of people and developed a new understanding of our history, right? Before that, as you know, history was not without any adulteration और गर्व का विषय। गर्व का विषय मतलब जो भी हिस्ट्री लिखता था वो पुराणों की तरह लिखता था, कथाओं की तरह लिखता था, गाथाओं की तरह लिखता था, कहानियों की तरह लिखता था, क्योंकि वो सुन के और उसमें लेपापोती करके अपने को महान दिखाना, अपने को गौरवान्वित महसूस करना, इस तरह का टेंडेंसी होती थी हिस्ट्री की, राइट? तो पुराणों को हिस्ट्री हम कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स जो हैं उनके नाम एज इट इज नहीं है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, महाभारत रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम जो हैं ओरिजिनल नाम नहीं है। ऐसे कुछ रामायण महाभारत की जो कथानक या जो इवेंट्स हैं वो इवेंट्स कुछ हुए होंगे, लेकिन वो इतने लार्ज स्केल में नहीं थे जितने लार्ज स्केल में डिपिक्ट किए हुए हैं। और उनके कैरेक्टर्स भी जो हैं वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, वो राजाओं के ओरिजिनल नाम नहीं है। ऐसा कोई कृष्ण का एविडेंस नहीं मिलता जिसने कि द्वारिका पे राज किया हो। हाँ, द्वारिका पे राज किया किसी ने, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट नहीं मिली जिससे कि डायरेक्ट कोरिलेशन कृष्ण का हो जाए, या अयोध्या में कोई ऐसी पुरानी रामायण काल की स्क्रिप्ट नहीं मिली कि उनका राम से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हो जाए। और अगर आप महाभारत और रामायण के जो पात्रों के नाम देखेंगे तो वो नाम जो हैं वो
नाटक से या गाथा से इतने मिलते हैं कि जिसको पूरी गाथा मालूम हो वही वो नाम रख सकता है। दशरथ, भरत, विश्व का भरण पोषण करने वाला, शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अब कोई बच्चे का नाम रख दिया जाए शत्रुघ्न, कैसे कोई रखेगा बच्चे का नाम? उसको क्या मालूम कि वो बड़ा होकर शत्रुओं का नाश करेगा कि वो खुद नहीं कर पाएगा। तो भाई अगर हमें मालूम हो कि किसी ने शत्रुघ्नों का नाश किया हो, उसका नाम हम शत्रुघ्न रख दें, तो ये तो बाद में रखा गया, जन्म के समय नहीं रखा गया। तो या तो इन पात्रों के नाम जो है कथा होने के बाद रखे गए और उनके जन्म के समय के नाम कुछ और रहे होंगे, ऐसा भी बहुत होता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। रामायण बोलते हैं वाल्मीकि ने जन्म के पहले ही लिख दी, राम के पैदा होने के पहले ही लिख दी थी रामायण। ठीक है, तो इतने सटीक नाम कैसे? शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, इतने सटीक नाम नहीं हो सकते। तो ये संभव नहीं है। तो ये गाथाएं जो हैं जिनको नाटक रूपांतरण कह सकते हैं, कि कुछ हुआ उसका हमने नाट्य रूपांतरण कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं नाटक की जगह गाथा या पुराण या काव्य। जो काव्य, महाकाव्य, महाभारत को महाकाव्य कहा गया, इसका मतलब ही है कि ये पुराण है। पुराण मतलब हिस्ट्री नहीं, नाटक। कि पुराने समय में कुछ हुआ था ऐसा। पुराण मतलब कि पुराने समय में ऐसा कुछ हुआ था। तो आपको कैसे मालूम पुराने समय में ऐसा? आप उस समय तो थे ही नहीं। तो नहीं, हमने सुन के लिखा उसको, किसी ने बताया मुझे। तो आपके माँ बाप जैसे दादा दादी की कहानी होती है, नाना नानी की कहानी होती है, तो आपने दादा दादी की कहानी सुन के उसको आपने कुछ महाभारत कह दिया। फिर मुझे आपको दादा दादी को किसने बताया? तो उनके दादा दादी ने बताया। अरे तो उस समय आंखों देखा हाल तो नहीं है ना। इतिहास उसको बोलते हैं जो कि सामयिक हो, उसी समय लिखा जाए जबकि इवेंट कथित। ठीक है, तब उसको प्रामाणिक माना जाता है कि उस समय के क्या साक्ष्य उपलब्ध है। तो रामायण में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उस समय के साक्ष्य को बताती हो, या जिसमें कि कोई तथ्य या प्रमाण हो। प्रमाण रहित है, कोई साक्ष्य रहित है, तो इसको हम लोग गाथा कहते हैं। तो वी गॉट अ वेरी रिन्यूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पास्ट in last 2 decades by the branches of science and technology which developed genetics, oceanography, climatology, how climate changed and it affected the migration of people, linguistics, right? And this history dates back to about 4,000 years back when the Aramaic script, or 5,000 years back when the Gilgamesh and hieroglyphic Egyptian script, Gilgamesh is the oldest, 5,000 years back, 3,000 BC. So that is our history, 5,000 years old. प्रमाण जिसका हमें मिलता है कुछ। बट हमारी दृष्टि काली पास्ट में 5,000 साल तक नहीं जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा जो आविष्कार बोला जाएगा वो है कि ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी जो डार्विन ने दी। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी, वो थ्योरी के ऊपर स्टडी करते करते जो हम लोग पहुंचे आज,
and we discovered which were the human species in the old ages. So human species goes back to more than 2 lakh years, 200,000 years. Human evolution. जब हम लोग बंदरों से ह्यूमन बने, पहला ह्यूमन, तो ह्यूमन की कई स्पेशीज थी, राइट? जैसे बंदरों की कई स्पेशीज होती हैं ना, तो वी कैन नॉट से दैट ह्यूमंस आर वन स्पेशी, राइट? So 2 to 3 lakhs, 200,000 to 300,000 years back is the origin of humans as per latest science technology. And in that there were 2 species which were prominent, which survived till today. तो हम लोग जो ह्यूमन दिख रहे हैं, ये 2 ह्यूमन स्पेसीज के मिक्सचर हैं. इसमें जो पहली है उसको बोलते हैं होमोसेपियंस. सो 99.999% हम लोग होमोसेपियंस ही हैं, पर इसमें थोड़ा मिक्सचर, क्रॉस ब्रीडिंग एक दूसरे ह्यूमन स्पेसीज की विच कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. They were Neanderthals. In the previous talk, I mentioned about Neanderthals who were in the Central Asia, Europe, these were spread, and Siberia, and who migrated to America during the Ice Age period or after that. So, evidence of Neanderthals are found. They were existing. They were not extinct totally till say 1 or 2,000 years back. I would say, now this is speculation. This is not concrete evidence when the Neanderthals vanished or extinct, became totally extinct. But in the last talk, I correlated Neanderthals to Shak Hunas and Turk Mongols. If we see our history, the Shak Hunas and Turk Mongol have been dominating Central Asian nomadic tribes who are tall, rugged, strong, thick bones. They are totally distinct features. They have totally distinct features than rest of us. Rest of us means of African origin, Homo sapiens. So we could not fight with them. But why, if they were so strong and rugged and everything, why they are becoming extinct? Let us say that they have not totally become extinct. They are still there. And in my perception, all this European, Russian, people who live in the high altitude, above 40-degree अक्षांश latitude, ठंडे प्रदेश में जितने लोग रहते हैं, यूरोप से लेकर साइबेरिया और अमेरिका तक, right? They are physically and I would say intellectually also superior to the people towards south. जो हमारे दक्षिण ग्लोब में जो लोग रहते हैं, एशिया में ज़्यादातर, चाइना, एशिया,
पूर्वी एशिया, इसमें वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन रहती है, और ये पॉपुलेशन उतनी सक्षम नहीं है जितनी कि बाकी, जिसको हम एडवांस सिविलाइजेशन कह लें, या जिसको हम लोग, हाउ दे बिकेम एडवांस्ड, दे आर इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली सुपीरियर टू रेस्ट ऑफ अदर। दिस इज माई इंटरप्रिटेशन। ठीक, ये मैं कंक्लूड करना चाह रहा था। तो हमारी जो साउथ में बट जो नॉर्थ में रहते हैं, दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। स्ट्रांग और इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद उनको जो है क्राइसिस है। उनकी क्राइसिस क्यों है? क्योंकि दे कुड नॉट फॉर्म द ह्यूमन सोसाइटी और कम्युनिटी। देयर वेरी नेचर इज फाइटिंग विथ ईच अदर। बाप बेटे को खा जाता है। आपने देखा होगा राजाओं में, बेटा राजा बना, बाप को मार दिया। एक भाई राजा बना, दूसरे भाई को मार दिया। ठीक, बिल्कुल सीधा सीधा बता रहा हूं, बिना लाल, मुझे ज्यादा लाल लपेट की हमें आदत नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल सोचता हूं और सिंपली देखता हूं। दृष्टि को जितनी सिंपल रखेंगे उसको विजडम कहते हैं, नॉलेज नहीं। मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन एक दृष्टि है, दृष्टि, विजडम। दृष्टि में हम पीछे देख सकते हैं, पीछे हम हजारों साल तक देख सकते हैं, और अभी तो लाखों साल तक देख सकते हैं। इतनी दूर तक जाती है। और आगे हम कितना देख सकते हैं वो अभी हम आगे आएंगे, कि हम आगे भी देख सकते हैं कि नहीं, खाली पीछे ही देख सकते हैं। तो विजडम कैसे डेवलप होती? इसको कॉमन सेंस भी कहते हैं। कॉमन सेंस इज नॉट रिगार्ड कि इट इज कॉमन, इट इज वेरी अनकॉमन। देन व्हाई कॉमन सेंस? So common sense is not the right word. Conscience is the right word. चेतना, जब चेतना जागृत होती है ना, enlightenment, वो कैसे होता है? जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वासनाएं, लालच, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे उथल पुथल जब शांत हो जाती है, तब अंतरात्मा जागृत होती है, चेतना, कॉन्शियसनेस। उससे जो एनलाइटनमेंट होता है, दृष्टि प्राप्त होती है, तो उससे बोलते हैं ऋषि मुनियों को, जो जंगल में रहते थे, जिनका चित्त शांत था, जिनको कुछ नहीं चाहिए या बहुत थोड़ा चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो उनका चित्त इतना शांत था कि वो, उनको जो दृष्टि उनके पास थी, वो बहुत दूर तक देख सकते थे, आगे पीछे दोनों, पास में भी फ्यूचर में भी। तो उनको बोले विश्व जिनके हथेली पे रखा हो, जैसे कि वो मैजिशियन होता है ना, वो अर्थ, एक गोला उसके पास होता है मैजिशियन के पास, आपने देखा होगा, उसमें वो झांक के देखता है क्या होने वाला है। नॉस्ट्राडामस वगैरह का आपने देखा होगा ना, तो वो एक ग्लोब लेके बैठा पृथ्वी का, फुटबॉल के साइज का, उसको घुमाया, देखा, तो उसको घुमा के उसने देखा कि अच्छा 50 साल बाद क्या हो रहा है, 100 साल बाद क्या हो रहा है, उसने लिख दिया, भविष्यवाणी कर दी। तो ये है तो मैजिक, इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन जो दृष्टि ऋषियों के पास है, कॉन्शियसनेस, विजडम, उससे एक पैटर्न समझ में आता है, एग्जैक्ट नहीं कि ये होने वाला है फ्यूचर में,
लेकिन एक पैटर्न तो समझ में आ जाता है। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट? So connecting the dot is not only a fun activity for the childhood, it is a puzzle of life which we solve throughout our lives. और ये दृष्टि जब हमें मिल जाती है तो हम जब लाखों सालों के परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं तो हमारी 40, 50, 60, 70 साल की लाइफ जो होती है उसको वो इनसिग्निफिकेंट लगने लगती है। क्या इसका मतलब है? लाखों साल का जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसमें हम कोई काल में जी रहे हैं। अब हम ये इवेलुएट कर रहे हैं कि पहले ज़्यादा अच्छा था तो अभी ज़्यादा अच्छा है कि आने वाला काल कौन सा अच्छा है। तो ये तो मेरी चॉइस नहीं है ना कि हम कौन से काल में जी रहे हैं, अच्छे काल में जी रहे हैं कि बुरे काल में जी रहे हैं। पर हर काल की कुछ विशेषता होती है। अब इस काल में जितनी भी वर्तमान में समस्याएं हों, क्राइसिस हों, लेकिन इस काल की एक विशेषता ये है कि साइंस टेक्नोलॉजी ऐसी इवॉल्व हुई कि उसकी मदद से हम लाखों साल पीछे हम देख सकते हैं। कैसे ये इवॉल्व हुई? बिना कॉन्शियसनेस डेवलप हुए तो संभव नहीं था। ये इज इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस और टेक्नोलॉजी या साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट के पहले जो इनोवेटिव पावर जो होती है वो कहाँ से आती है? दैट इज कॉन्शियसनेस। अगर उनके मन में भी अगर उथल पुथली मची रहे ना तो वो कुछ डिस्कवर नहीं कर, इनोवेट नहीं कर सकते। दिस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। And whosoever invented God, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि तो समझते हैं कौन है भगवान, कि आम आदमी समझता है। तो ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, जो भी आप नाम दे लो, दरवेश दे लो, सूफी कह लो, उनके पास जो देखने की शक्ति होती है या महसूस करने की शक्ति होती है, जिसको वो चमत्कारिक रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको वो शंकर रूप में देखते हैं, जिसको वो देवी रूप में देखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो जो हमने गढ़ दिया शंकर का रूप वैसे ही शंकर जी हैं। वो बोलते हैं निर्वचनीय होता है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो जो तो एक्सपीरियंस का विषय है, बोलने का विषय नहीं है। तो दैट एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस विद ग्रेट सेजेस मुनीज हैड इन देयर एक्सट्रीम मेडिटेटिव स्टेट, साधना में उतर कर, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना, इनलाइटनमेंट, राइट? तो जितने ऋषि मुनि हुए उनको एक ही सी दृष्टि प्राप्त हुई क्या? नहीं, ऐसा नहीं। किसी को शंकर दिखा, किसी को देवी दिखी, है ना? किसी को गणेश दिखे तो किसी को कुछ नहीं दिखा, बोला कि कुछ नहीं है। किसी को नारायण दिख गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो इनलाइटनमेंट है ये भी सत्य को परिभाषित नहीं करता है। अगर सत्य है तो सबको एक ही चीज दिखनी चाहिए थी। फिर कहाँ नारायण, गणेश, देवी और शंकर होना चाहिए था? और सत्य जो है मेल फीमेल के उसमें तो बंधेगा नहीं, जेंडर में। सत्य तो जेंडर के परे ही होगा, राइट? क्योंकि पृथ्वी पर ही एक लिंगी जीव पाए जाते हैं।
सुना होगा ना आपने, बहुत से जीव एक लिंगी होते हैं, दो लिंगी नहीं होते। तो द्विलिंगी जीव कोई सत्य चीज नहीं है कि जीव जो है दो लिंगी ही होगा। कहने का मतलब ये थोड़ा सा डाइवर्जन था, विजडम क्या, कॉन्शियसनेस क्या, बट एक जो दृष्टि है, यूनिक दृष्टि जो कि आधुनिक समय में हम लोगों को मिली है, एक साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए या साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट के जरिए, जिसका कि बहुत दुरुपयोग हो रहा है, राइट। सदुपयोग हो तो ठीक, पर दुरुपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये साइंस टेक्नोलॉजी जो डेवलप करी, ये हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों ने करी। जर्मन्स का बहुत बड़ा हाथ है, और ये निएंडरथैल्स जो है उनका ओरिजिन जर्मनी और वही रीजन था। हूणों का, वाइट हूणास, दे वर फ्रॉम कॉकेशियस रीजन। अब इनके पास, और उनका ब्रेन साइज जो होता था वो बहुत बड़ा होता था, है ना। आप जरा यूट्यूब में ढूंढ लेना जरा सा, इतना कष्ट करना कि निएंडरथैल्स, होमोसेपियंस, ये जरा डाल के थोड़ा सा पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ये कोई मेडिटेटिव और उसमें स्टेट में जाने से अनुभव वाली चीज नहीं है, ये तो शोध वाली चीज है। कि कहीं आप सोचें कि ये भी अनुभव वाली चीज हो, ये शोध वाली चीज होती है। बिना शोध के अनुभव भी नहीं होता है। तो मैंने तो चेतना की बात करी थी, पर रिसर्च इज द बिग फील्ड नाउ, है ना। विदाउट डूइंग रिसर्च, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च, कल मैं एक वीडियो देख रहा था एमआईटी के ऊपर, ब्रेन रिसर्च जो होती है एमआईटी में, हार्वर्ड में ब्रेन के ऊपर बहुत सी रिसर्च हो रही है ना। तो उस रवीश कुमार जी पहुंच गए थे एमआईटी, वहाँ के एक प्रोफेसर इंडियन ओरिजिन के, उनको पकड़ लिया उन्होंने कि क्या आप ब्रेन रिसर्च कर रहे हो। तो वो वीडियो मैंने शेयर भी किया है। तो बोले कि मैंने तो सारे पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स को लगा रखा है, वो बेचारे 35-40 साल तक तो पढ़ते ही रहते हैं, उसके बाद तब वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ठीक है, 10-20 साल की रिसर्च के बाद तब आप कुछ ओरिजिनल चीज कर पाएंगे, तब आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, शोध कर पाएंगे। तब तक तो आप दूसरों की करी हुई शोध को पढ़ सकते हैं, बहुत सी यूट्यूब में है, और भी रिसोर्सेज हैं, पेपर्स हैं। पर यूट्यूब में आप निएंडरथैल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनका ब्रेन साइज जो है वो बड़ा होता था, खोपड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो गणेश, मतलब सीधा सा बात है कि गणेश का, हाथी का सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्राणी माना जाता है। तो ये जर्मन लोगों ने ज्यादातर साइंस टेक्नोलॉजी में काफी प्रोग्रेस करी है, और वो डोमिनेट भी कर रहे हैं वर्ल्ड में। तो जो आइंस्टीन जैसे जो जर्मन थे, वो रिग्रेट करते हैं कि मेरी जो रिसर्च है, जो फाइंडिंग है, उसका बाकी लोग इतना दुरुपयोग करते हैं, राइट। तो बस इतना, ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इफ वी बिलीव दैट ऑल ह्यूमंस हैव द इक्वल फैकल्टीज, मेंटल फैकल्टीज, इंटेलेक्ट, फिजिकल कैपेबिलिटीज, इट इज नॉट लाइक दैट। आप जंगलों में चले जाओ, बहुत से आदिवासी मिलेंगे, वो भी तो ह्यूमंस हैं,
वो आपको बदमाश की तरह दिखाई पड़ेंगे। उनके पास भी हमारे जैसे ही ब्रेन है, खोपड़ी देखने में वो हमारे जैसे ही हैं, आदिवासी। अरे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, खाली जंगल में मतलब वो नहीं नंगे धंगे जो कबीले रहते हैं, विलेजर्स हैं। आप उधर चले जाओ कहीं भी, मध्य भारत में चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, तो हम ही लोगों की तरह तो उठते बैठते बोलते हैं। मुझे अब जाना है तो this is the wrong understanding that everybody has the same physical and mental capabilities. It is not true. But we must evolve in our consciousness. We must read the research done by others and then try to see as far as we can. And with that we develop immortality in the sense that we find the insignificance of our lives. We discover that my life of few years is very insignificant, right? And then we are not stick or mohit to our lives to make better our lives, but then we develop, instead of अपना चेहरा सुधारने की जगह अपना कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना। थैंक यू।